Unacademy. Let's crack it. देखिए, यूपीएससी अपने प्रीलिम्स के एग्जाम में आजकल हिस्ट्री के सेक्शन से कुछ अतरंगी क्वेश्चंस को पूछने लगा है, जिनके बारे में आमतौर पे एक बच्चे ने सुना नहीं होता ना देखा होता। और उसी का कारण है कि यूपीएससी का कट ऑफ जो 98 होता था जीएस के एग्जाम में, अब वो घट के 88 हो चुका है, क्योंकि ऐसे अतरंगी क्वेश्चंस यूपीएससी के पेपर में प्रीलिम्स में हर साल बढ़ते जा रहे। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप यूपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया संगम पीरियड से इस क्वेश्चन को देखो। अब यहां पे बात की जा रही है वाटा किरुतल वर्ड के बारे में, जो कि संगम लिटरेचर से जुड़ा, संगम साहित्य से जुड़ा, संगम पीरियड से जुड़ा एक शब्द है, वाटा किरुतल। ऐसे काफी सारे टेक्निकल वर्ड्स यानी कि तकनीकी शब्दावली आप एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ते होंगे। कभी आप एकता के बारे में पढ़ते होंगे, कभी आप खालिसा लैंड के बारे में पढ़ते होंगे, कभी आप सीता भूमि के बारे में पढ़ते होंगे, कभी आप बोधिसत्वा के बारे में पढ़ते हो, कभी आप अरहत क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हो। कई सारी शब्दावली ऋग्वेदिक पीरियड में भी आती हैं। उदाहरण के तौर पे एक शब्दावली आपको गोधुली देखने को मिलेगी। गोपति जो होता था वो राजा होता था ऋग्वेदिक पीरियड में। अरहत करके एक कॉन्सेप्ट होगा, है ना। पारामिता करके एक वोकेबलरी देखने को मिलती है। तो ऐसे कई सारी टेक्निकल शब्दावली प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास में है, एंशिएंट और मिडिवल के सिलेबस में है। अब यूपीएससी ने इसी तरह की एक टेक्निकल वर्ड आपसे पूछ लिया, वाटा किरुतल। लेकिन मित्रों, दिक्कत की बात एक अभ्यर्थी को ये आती है कि बड़ी बड़ी स्टैंडर्ड किताबों में भी इस प्रकार के आपको कॉन्सेप्ट और वर्ड्स देखने को नहीं मिलते। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया, जो अगेन एक अतरंगी क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन है कि नेति पराकाना या नेति पकराना किससे संबंधित है। तो नेति पकराना आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूं, एक बुद्धिज्म की जुड़ी एक लिटरेचर है, बुद्धिज्म से जुड़ा साहित्य है नेति पराकाना। आप इसको नेति गंधा भी बोलते हो। दिक्कत की बात यह है कि इसकी जिक्र भी हमको ना तो तमिलनाडु बोर्ड में मिलता है ना एनसीईआरटी में मिलता है। हाँ, मैं मानता हूं कि इस शब्द के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी उपिंदर सिंह किताब से। उपिंदर सिंह किताब में नेति गांधा या नेति परकाना के बारे में बताया गया है। यूपीएससी ने इसको 2022 की प्रीलिम्स में पूछा। लेकिन मित्रों, जो उपिंदर सिंह किताब है उसके साथ दिक्कत यह है कि ये जो किताब है वो बड़ी बल्कि है, 1000 पेजेस से भी ज्यादा की है। अब इससे रिलेटेड कुछ बात अगर पूछी जाएगी, और अगर हम 2024 प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर अभी तो हमारे पास इतना समय है नहीं, और भी विषय हैं, तो इस किताब को तो अपन पढ़ नहीं सकते। तो फिर इस प्रकार के जो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस अपन को पूछे जा रहे हैं, और बाय द वे ये जो आपसे पूछा गया, इस बुक में भी केवल 2 लाइन लिखी हुई है उसके बारे में, ज्यादा जानकारी नहीं है। इनफैक्ट मैंने गूगल पे भी सर्च किया, चैट जीपीटी भी ढूंढा, तो चैट जीपीटी को भी नेति पकराना के बारे में पता नहीं था कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, उसको भी इसके बारे में जानकारी नहीं थी। तो कहने का मतलब यह है कि अगर इस प्रकार से अपन से अतरंगी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं, तो फिर अपन उसको अप्रोच कैसे करेंगे। क्या हमको, जैसे ये दोनों चीजें मित्रों आप लोगों को जानने को मिलेंगी उपिंदर सिंह नाम की किताब में, तो क्या अपन को, और इससे ये होता है कि बच्चे को बहुत डिफिकल्टी महसूस करना पड़ती है, और अगर स्टैंडर्ड किताब में कोई चीज नहीं है तो फिर क्या करें। तो मैंने सोचा कि यूपीएससी पिछले ट्रेंड के, पिछले पेपर्स के ट्रेंड को अगर मैं देखूं, तो 5 ऐसे टॉपिक निकल के आ रहे हैं जहां से कुछ टेक्निकल आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जिसपे बच्चे भी ध्यान कम देते हैं। एक हो गया बुद्धिस्ट लिटरेचर, एक हो गया किंगडम्स ऑफ द अर्ली मिडिवल हिस्ट्री, मतलब भारत के मध्यकालीन इतिहास के शुरू होने से पहले जो पूर्व मध्यकालीन इतिहास चला था उसके राज्य। कुछ टेक्निकल वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, यूरोपियो से एंट्री से जुड़े कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और कुछ मिक्स्ड आपके टॉपिक्स होते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूं कि एक एक करके आप लोगों से इन 5 टॉपिक्स के ऊपर 5 वीडियोस लाने वाला हूं। आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे वो बुद्धिस्ट लिटरेचर से जुड़ा होगा। अभी आपने एक प्रश्न देखा था नेति पराकाना से रिलेटेड, वो भी एक बुद्धिस्ट लिटरेचर था। यूपीएससी ने 2020 के एग्जाम में एक पारामिता कॉन्सेप्ट के ऊपर पूछ लिया था। अब ये पारामिता कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो रिलेटेड टू बुद्धिस्ट लिटरेचर। हर साल यहां से सवाल आ रहे हैं। 2023 की परीक्षा में भी यूपीएससी ने बुद्धिस्ट लिटरेचर से जुड़ा क्वेश्चन पूछा था, बुद्धिस्ट साहित्य से जुड़ा क्वेश्चन पूछा था।
आप बात कर लें भले ही मिलिंद पना की, तो मिलिंद पना एक प्रकार का जो है बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, तो इससे रिलेटेड भी प्रश्न आया था। तो हम लोग मित्रों बुद्धिस्ट साहित्य से जुड़े सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और कीवर्ड्स को आज एक लेक्चर में देख लेंगे। और मेरी बात आप मान के चलिए कि अगर आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को और आने वाले इस पूरी सीरीज को अटेंड कर लेते हो तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारी कवरेज हो जाए, एटलीस्ट हमको एक बार हमने पढ़ा हो कोई भी चीज जो यूपीएससी पूछ रहा है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहो। अगर मैं मान लो 45 मिनट्स का एक लेक्चर भी लेता हूं तो टोटल अपने 4-5 घंटे की डिस्कशन होगी, लेकिन उन 4-5 घंटे की डिस्कशन में जो आड़े टेढ़े प्रश्न अगर अपने वो बन जाते हैं तो फिर वो 4-5 घंटे स्पेंड करना वर्थ इट है। तो अपन पूरी बुद्धिस्ट लिटरेचर को आज कवर करेंगे और मैं आपको यह भी अश्योर करता हूं कि आज के लेक्चर के खत्म होते होते आपको पूरी बुद्धिस्ट लिटरेचर याद भी हो जाएगी, क्योंकि हम स्टोरी फॉर्मेट में सारी चीजों को देखने की कोशिश करेंगे। और ये पूरा पीडीएफ मित्रों अगर आपको डाउनलोड करना है बुद्धिस्ट लिटरेचर मैं अपने पढ़ाने के लिए जो इस्तेमाल कर रहा हूं, तो आप इस पेज पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। फ्री आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे अगर आपसे किसी कोड को अप्लाई करने के लिए पूछा जाए तो आप अनुज यूपीएससी कोड को अप्लाई कर लेना और फिर आप फ्री डाउनलोड कर पाओगे और बाकी भी लेक्चर्स की पीडीएफ वहां पे देखने को मिल जाएंगे। और शुरू करते हैं हम अपनी डिस्कशन को। आगे बढ़ने से पहले बस एक छोटी सी जानकारी, अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट आपके लिए जो 40 करोड़ तक की स्कॉलरशिप आपको दे रहा है, आपको बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। मैकबुक आप जीत सकते हैं, टॉप एजुकेटर से आप मिल सकते हैं। तो आप लोग अनुज यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करके 17 दिसंबर को होने वाली सिविल सर्विस चैंपियनशिप को भी अटेंड करना, खासकर जो 2024 के बच्चे हैं जो प्रीलिम्स देने वाले हैं, 2025 के बच्चे हैं, वो सभी इस टेस्ट को दें। अब मैं शुरू करूंगा बिना किसी देरी करे बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बुद्धिस्ट साहित्य के ऊपर अपनी डिस्कशन की, और ये पूरी पीपीटी डाउनलोडेबल फॉर्मेट में अवेलेबल है। सबसे पहले सबसे साधारण बात करते हैं, बहुत बेसिक बात करते हैं। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका कैनोनिकल टेक्स्ट जिसको हिंदी में विहित ग्रंथ बोलते हैं, और दूसरा जो आपका लिटरेचर है उसको बोलते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, यानी कि गैर विहित ग्रंथ। एक तो हो गया आपका विहित ग्रंथ और एक हो गया आपका गैर विहित ग्रंथ। इसके ऊपर भी प्रीवियसली क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए आपको समझा रहा हूं कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। कैनोनिकल टेक्स्ट किसी भी धर्म से जुड़े ऐसे धर्म, जरूरी नहीं है धर्म हो, लेकिन अभी अपन क्योंकि बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं तो फॉर द सेक ऑफ आर कन्वीनियंस में धर्म शब्द का प्रयोग कर लेता हूं। तो किसी भी धर्म से जुड़े ऐसे लिटरेचर को आप कैनोनिकल लिटरेचर बोलते हो, जो बहुत हद तक ओरिजिनल लिटरेचर होता है। बहुत हद तक ये वो साहित्य होता है जिसका कंपाइलेशन या तो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिसने इस धर्म को शुरू करा, या इसका कंपाइलेशन उस व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा तो उस व्यक्ति की शिक्षाएं उसमें शामिल होंगी। ऐसे लिटरेचर को आप कैनोनिकल लिटरेचर बोलते हो। मतलब ऐसा साहित्य जो महात्मा बुद्ध ने या तो खुद लिखा या महात्मा बुद्ध ने नहीं लिखा, लेकिन महात्मा बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग्स थी, जो ओरिजिनल उनकी टीचिंग्स थी। महात्मा बुद्ध बहुत सारे डिस्कोर्सेस करते थे, डिस्कशन करते थे जब बुद्धिस्ट संघ में जाते थे। तो वो जो डिस्कोर्सेस या डिस्कशंस या महात्मा बुद्ध की ओरिजिनल टीचिंग्स का कंपाइलेशन कैनोनिकल टेक्स्ट है। और ये पूरा कैनोनिकल जो भी आपका लिटरेचर है पाली भाषा में अवेलेबल है। आपको पता होगा कि पाली भाषा उस समय बहुत पॉपुलर थी। इनफैक्ट बुद्धिज्म इतना आगे बढ़ पाया, उसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन था पाली लैंग्वेज का प्रयोग, पाली भाषा का प्रयोग, क्योंकि पाली भाषा जनता की भाषा थी, संस्कृत कंपैरेटिवली कम लोग जानते थे। तो पाली भाषा में आपका कैनोनिकल टेक्स्ट लिखा गया। यही सबसे ओरिजिनल फॉर्म है, यही सबसे प्राचीन है, सबसे अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर कैनोनिकल टेक्स्ट है, ओरिजिनल है। एक तो होता है कैनोनिकल लिटरेचर, दूसरा लिटरेचर होता है नॉन कैनोनिकल लिटरेचर, यानी कि गैर विहित ग्रंथ। ऐसे साहित्य को नॉन कैनोनिकल लिटरेचर बोलते हो जो है बुद्धिज्म से रिलेटेड ही,
लेकिन ये बाद के स्कॉलर्स ने लिखा और उन स्कॉलर्स ने बुद्धिज्म के प्रति जो उनका विश्लेषण था, उनका एनालिसिस था, उनका इंटरप्रिटेशन था, वो भी जोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट को और अच्छे से समझना चाहेंगे तो आप देखिए कि चैट जीपीटी पे भी मैंने ये टाइप किया, तो जैसे इस्लाम के संदर्भ में आप कैनोनिकल टेक्स्ट की बात करो तो इस्लाम के रिस्पेक्ट में कैनोनिकल टेक्स्ट ओरिजिनल हो गया आपका कुरान, लेकिन बाद में तो बहुत सारे स्कॉलर्स हुए, बाद में तो बहुत सारे आपके सूफी संत भी आए, उन्होंने भी तो कुछ कुरान का खुद का विश्लेषण किया होगा, इंटरप्रिटेशन करा होगा बाद के स्कॉलर्स ने, या इस्लाम का करा होगा या कुरान का इंटरप्रिटेशन करा होगा, और उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन विश्लेषण के साथ जो लिखा वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में आ जाएगा। और अगर आप बुद्धिज्म की बात करते हो, अभी क्योंकि हम बुद्धिज्म की बात कर रहे हैं, तो जो त्रिपिटका, आपने एक नाम सुना होगा कि बुद्धिज्म में त्रिपिटका होता है या त्रिपिटका होता है, 3 बास्केट्स होती हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये तीनों पिटक, ये त्रिपिटका, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक, अभी इनकी डिटेल में जाएंगे, ये तीनों के तीनों जो पिटक्स होते हैं या पिटाकास होते हैं, ये आपके होते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट या विहित ग्रंथ। सबसे अर्लीस्ट हैं, पाली भाषा में लिखे गए हैं, सबसे प्राचीन है, ये कैनोनिकल टेक्स्ट है जिसमें त्रिपिटकास आते हैं। मैंने आपको ये जानकारी इसलिए दी क्योंकि सीएपीएफ के एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था, अर्लीस्ट बुद्धिस्ट लिटरेचर इज जनरली कंपोज्ड ऑफ द कैनोनिकल टेक्स्ट, जो शुरुआती बुद्धिस्ट साहित्य है वो विहित ग्रंथ से बना है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है, सबसे पहले ओरिजिनल आएगा, तभी तो फिर बाद में उसका इंटरप्रिटेशन करके बाद में स्कॉलर्स ने लिखा होगा ना। और बुद्धिस्ट स्कूल्स क्लासिफाई करते हैं कैनोनिकल लिटरेचर को ओनली एज द पिटाकास, मतलब जो त्रिपिटका है आपके, सुत्त पिटका, विनय पिटका, अभिधम्म पिटका, वो ही बुद्धिज्म के हिसाब से क्या है, विहित ग्रंथ है। तो मैंने आपको बताया था ना, यही विहित ग्रंथ में आते हैं 3 पिटका। जो नागार्जुन के द्वारा लिखा गया माध्यमिका सूत्र था, नागसेन के द्वारा लिखी गई जो मिलिंद पना थी, या दीपवामसा, महावामसा, ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, लेकिन ये कैनोनिकल नहीं है, ये नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। अश्वघोष की बुद्ध चरित्रा, वो भी नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। कैनोनिकल टेक्स्ट में, विहित ग्रंथ में केवल सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। अब इनके अंदर भी बहुत सारा मैटर आता है, तो सबसे पहली बात तो अपन को यह क्लियर करना जरूरी थी। और जैसा कि मित्रों हमने देखा कि कैनोनिकल टेक्स्ट में आपका सुत्त पिटका आता है, विनय पिटका आता है और अभिधम्म पिटका आता है। तो थोड़ा सा ब्रीफली सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि सुत्त पिटका का मतलब क्या है, अभिधम्म पिटका का मतलब क्या है, और उसके साथ साथ विनय पिटका का मतलब क्या है, और इनकी डिटेल में अपन जाएंगे। तो सुत्त पिटका, विनय पिटका और अभिधम्म पिटका मित्रों, ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन इनके अंदर की बात ही हमको पढ़ना है। तो सुत्त पिटका में महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स हैं। अब महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स से मेरा मतलब क्या है, या महात्मा बुद्ध के जो डिस्कशन लोगों के साथ हुए या उन्होंने जो डिस्कोर्सेस करे, वो आप लोगों के सुत्त पिटका में शामिल है। महात्मा बुद्ध से एक बार किसी ने पूछा कि बुद्ध साहब, निर्वाण का मतलब क्या होता है, आप इसको एक्सप्लेन करिए हमें, आप तो बुद्ध हैं, आप एक्सप्लेन करिए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, अव्याकरणीय है कि निर्वाण क्या है उसको मैं तुम्हें व्याकरण के शब्दों में कैसे एक्सप्लेन करूं, समझाया नहीं जा सकता। निर्वाण तो एक ऐसी अवस्था है जिसको महसूस किया जा सकता है। अब मेडिटेशन क्या है, आप अगर मुझसे पूछोगे आप, या मेडिटेशन को करके कैसा फील होता है, वो एक्सप्लेन करना व्याकरण के शब्दों में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, वो तो आप करो तो जानो। तो महात्मा बुद्ध के डिस्कोर्स या डिस्कशन हुआ ना ये निर्वाण को लेके लोगों के साथ में, तो जो उनके डिस्कोर्सेस थे, जो उनके डिस्कशंस थे, महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स थी, वो आती हैं आपके सुत्त पिटका में। काफी सारी बार इनके डिस्कोर्सेस चले थे सनन में। विनय पिटका में आती हैं जो बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज होती थी,
या बुद्धिस्ट संघ होते थे उनसे रिलेटेड जानकारी, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से जुड़ी जानकारी। और अभिधम्म पिटाका में फिलोसॉफिकल यानी कि दर्शन आता है, इसमें दर्शन आता है। जो सुत्त पिटाका है इसको आप लोग टोटल 5 निकायों में डिवाइड कर सकते हो, 5 ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर सकते हो सुत्त पिटाका को। सुत्त पिटाका जिसमें महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स आती हैं, महात्मा बुद्ध के डिस्कोर्सेस, महात्मा बुद्ध के डिस्कशंस आते हैं, उनको आप लोग 5 पर्टिकुलर ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हो। 5 निकाय जिसको आप बोलते हो, यह सुत्त पिटाका का पार्ट है। इसमें एक आता है दीघा निकाया, एक आता है माझिमा निकाया, इसके ऊपर 2 बार CAPF CDS में प्रश्न आ चुके हैं। एक आता है संयुक्त निकाया, एक आता है अंगुत्तर निकाया, एक आता है खुदाका निकाया। 5 ब्रांचेस है सुत्त पिटाका की। ये 5 ब्रांचेस क्यों है, एक ही क्यों नहीं है? महात्मा बुद्ध का जैसे कि डिस्कशन चली, चर्चा चली निर्वाण की प्राप्ति को लेके, तो ये एक फॉर्मेट हो गया। हो सकता है ये डिस्कशन काफी लंबी चली हो, तो ये आ जाएगा दीघा निकाया में। हो सकता है कभी कभी उनकी डिस्कशन जो है ना वो मीडियम चली हो, मीडियम लेंथ की डिस्कशन हो, तो वो माझिमा निकाया में आ जाएगा। हो सकता है कि कभी महात्मा बुद्ध का एक ऐसा डिस्कोर्स हुआ हो जिसमें महात्मा बुद्ध एक एक करके कनेक्टिविटी बिल्ड करते चले जाते थे, एक बात एक्सप्लेन करते थे, फिर उसके ऊपर ही दूसरी, फिर उसके ऊपर ही तीसरी, फिर उसके ऊपर ही चौथी। नॉलेज इज बिल्ट अपॉन नॉलेज वाले फॉर्मूले से नॉलेज को बिल्ड करते चले जाते थे, कनेक्ट करते चले जाते थे। तो ऐसे डिस्कोर्सेस शामिल हुए कनेक्टेड डिस्कोर्सेस संयुक्त निकाया में। कभी कभी उनकी जो डिस्कशन, जो डिस्कोर्स होते थे वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होते थे, तो अंगुत्तर निकाया में शामिल हुए। और खुदाका निकाया में 15 किताब आती हैं जिसको अपन थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले ये देख लेते हैं बाकी के। तो लॉन्ग डिस्कशन दीघा निकाया, दीर्घ संधि, दीर्घ आयु, लंबी आयु, लंबे डिस्कशंस दीघा निकाया। माझिमा, एम से मॉडरेट पकड़ो, मॉडरेट मतलब बीच का, तो माझिमा निकाया में आपके मॉडरेट लेंथ के डिस्कशंस आए। संयुक्त निकाया में कनेक्टेड डिस्कशंस आए। अंगुत्तर निकाया, ये वही अंगुत्तर निकाया है, ये ऐसा बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ऐसा बुद्धिस्ट ग्रंथ है जो हमको महाजनपद के एग्जिस्टेंस की जानकारी देता है। याद रखना, एक बार यूपीएससी में ये भी प्रश्न, यूपीएससी नहीं किसी एग्जाम में पूछा गया था ये प्रश्न कि क्या बुद्धिस्ट टेक्स्ट और जैन टेक्स्ट हमको महाजनपद के एग्जिस्टेंस की जानकारी देते हैं? हाँ भाई साहब, एनसीईआरटी को आप खोलोगे तो अंगुत्तर निकाय महाजनपद के एग्जिस्टेंस की जानकारी देता है, जो कि एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। और अगर आप जैन टेक्स्ट की बात करोगे, जैन साहित्य की बात करोगे, तो वहां पे भी भगवती सूत्र जानकारी देता है महाजनपद के विषय में। तो अंगुत्तर निकाय, एक तो इसमें न्यूमेरिकल डिस्कोर्सेस शामिल होते थे महात्मा बुद्ध के, और इसमें महाजनपद जो हैं उनकी जानकारी भी मिलती है अंगुत्तर निकाय में। तो एक हो गया आपका दीघा निकाया, विच इज अ पार्ट ऑफ सुत्त पिटका, विच इज अ पार्ट ऑफ कैनोनिकल टेक्स्ट। कैनोनिकल टेक्स्ट ओरिजिनल टीचिंग से, उसमें आया सुत्त पिटका जिसमें महात्मा बुद्ध के डिस्कोर्सेस और टीचिंग्स हैं, और उसमें एक निकाय आ रहा है दीघा निकाया। एक है माझिमा निकाय, और ये सारे पाली भाषा में लिखे हुए हैं। दूसरा है संयुक्त, फिर है अंगुत्तर निकाय जिसमें महाजनपद की जानकारी मिलती है न्यूमेरिकल डिस्कोर्सेस से। माझिमा निकाया मित्रों इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, क्योंकि यहां पे माझिमा निकाया में एनसीईआरटी अगर आप खोल के देखोगे तो द वेल्दी शूद्रा नाम की आपको एक कहानी देखने को मिलेगी। अब ये वेल्दी शूद्रा बेसिकली मित्रों क्या हुआ था कि वेल्दी शूद्रा का मतलब है कि एक बार एक किंग था जिसका नाम था अवंती पुत्र, और एक बुद्धिस्ट स्कॉलर होता था। तो वो वर्ण सिस्टम के ऊपर उनके बीच में जो डिस्कशन चलती है, जो डिबेट चलती है, वही कहानी है ये। तो एक बार एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था अवंती पुत्रा, और एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करते थे। उनके बीच में वर्ण सिस्टम को लेकर डिस्कशन चला था, और वो वर्ण सिस्टम की जानकारी, वो वर्ण सिस्टम को लेकर डिस्कशन चली अवंती पुत्र और उसके एक बुद्धिस्ट स्कॉलर के बीच में, उसकी जानकारी भी हमें माझिमा निकाय से मिलती है। आप लोगों की सुविधा के लिए मित्रों मैंने वो पूरी वेल्दी शूद्रा की कहानी बताई हुई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा पीपीटी में से।
और ये जानकारी मित्रों मैं आप लोगों को इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि सीएपीएफ के एग्जाम में इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा जा चुका है। जैसे फॉर एग्जांपल द डायलॉग ऑन वर्णा बिटवीन अवंती पुत्रा एंड द बुद्धिस्ट स्कॉलर द डिसाइपल ऑफ बुद्धा, तो ये कौन से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में जानकारी मिलती है कि डिस्कशन इनके बीच में हुआ था? माजीमा, संयुक्त, अंगुत्तर निकाय, किस में मिलती है? तो माजीमा निकाय में मिलती है, जो कि मिडिल लेंथ डिस्कोर्स है। वहीं पे वर्ण सिस्टम के ऊपर एक चर्चा की जानकारी मिलती है। माजीमा निकाय सीएपीएफ 2018 पूछा जा रहा है, कौन सी भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में लिखा गया। तो 2 प्रश्न आप लोगों से पूछे जा चुके हैं। अगर हम वापस आए तो ये आपको पूरा देखने को मिल रहा है मित्रों। यहां पे आप देख सकते हैं ये पूरा आपका जो है सुत्त पिटाका का पार्ट है, डिस्कोर्सेस हैं, डिस्कशंस हैं, महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स हैं, और चारों की विशेषता मैं आपको बता चुका हूं। यहां पे टाइम लगने वाला है खुदा का निकाया। आपने एक वर्ड सुना होगा 2020 की यूपीएससी एग्जाम में आया था, पारामिता। अब देखो वो कैसे कनेक्ट होगा। जो 5वां निकाया आता है सुत्त पिटक में, जो कि कैनोनिकल टेक्स्ट यानी कि विहित ग्रंथ का पार्ट है, उस खुदा का निकाया में आता है जकाता स्टोरीज। जकाता स्टोरीज आप सभी ने जकाता टेल्स के बारे में सुना होगा, जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ये कहां पे आती है जकाता टेल्स? खुदा का निकाया में, जो कि पार्ट है सुत्त पिटक का, जो पार्ट है कैनोनिकल टेक्स्ट यानी कि विहित ग्रंथ का। तो ऐसे आप एक माइंड में बनाने की कोशिश करो कि जकाता टेल्स आती कहां है? कहां आती है? खुदा का निकाया में। ये जकाता टेल्स क्या है? ये किस बारे में स्टोरीज है? बाय द वे ऐसी 550 स्टोरीज से भी ज्यादा आपको स्टोरीज देखने को मिलेंगी जकाता टेल्स में। जकाता टेल्स बहुत इंटरेस्टिंग है सर। मतलब जब भी मैं बुद्धिज्म पढ़ता हूं, जकाता टेल्स पढ़ता हूं, ये बुद्ध की लाइफ से जुड़ी कहानियां हैं। जो महात्मा बुद्ध ने इतने सारे जन्म लिए थे उनसे जुड़ी कहानी है। कभी महात्मा बुद्ध एक ह्यूमन लाइफ जीते थे, ह्यूमन जन्म लेते थे, कभी नॉन ह्यूमन जन्म लेते थे। काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और ये पूरी जो जकाता स्टोरीज हैं वो महात्मा बुद्ध की, जब उन्होंने गौतम सिद्धार्थ की तरह जन्म लिया उस जन्म से पहले के जन्मों की कहानियां हैं। महात्मा बुद्ध ने एक जन्म नहीं लिया था। उन्होंने जो 563 बीसी में बर्थ लिया था गौतम सिद्धार्थ के रूप में, राइट? उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम माया था, शाक्य गणराज्य के राजा थे। तो 583 बीसी में उन्होंने जो जन्म लिया ना लुम्बिनी में, उससे पहले भी उन्होंने कई सारे जन्म लिए थे। आपको और मुझे ये वाला जन्म क्यों याद रहता है? क्योंकि इसमें गौतम सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बने थे। इसी जन्म में उन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति करी थी। इसके पहले के बहुत सारे जन्म महात्मा बुद्ध ने लिए, उसमें उन्होंने एनलाइटनमेंट की प्राप्ति नहीं करी थी। उस समय वो बोधिसत्वा हुआ करते थे। बोधिसत्वा का मतलब क्या होता है? बोधिसत्वा का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से होता है हु इज ऑन हिज वे और पाथ टू एनलाइटनमेंट। मतलब ये यूपीएससी एस्पिरेंट है, इसका सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में। एक ऐसे व्यक्ति को आप बोधिसत्वा बोलते हो जो निर्वाण की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो गया है, एनलाइटनमेंट की तरफ अग्रसर हो गया है, अभी उसने एनलाइटनमेंट को प्राप्त नहीं किया है। तो महात्मा बुद्ध जकाता टेल्स के हिसाब से उन्होंने बहुत बार बर्थ लिया ह्यूमन और नॉन ह्यूमन फॉर्म में, और हर जन्म में वो एक बोधिसत्वा बने, बुद्ध नहीं बन पाए। बुद्ध तो उनको तब कहा गया जब उन्होंने एनलाइटनमेंट को प्राप्त कर लिया। उससे पहले के जन्मों में भी महात्मा बुद्ध प्रयत्नशील रहे थे सर कि वो बुद्ध बन जाए। उन्होंने बहुत सारे कार्य भी किए सर, लेकिन कोई ना कोई कमी छूट जाती थी सर। तो जकाता स्टोरीज जो है ना, वो बुद्ध की प्रीवियस जन्मों की कहानियां हैं, प्रीवियस जन्म की कहानियां हैं। जब गौतम सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध बनेंगे, उससे पहले उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए। जब वो बोधिसत्वा थे, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे निर्वाण को, वो कहानियां आपकी जकाता कहानियां हैं। और बुद्ध ने बहुत प्रयत्न किया। बुद्ध ने कोशिश करी कि वो 6 चीजें जो उनको बुद्ध बना देंगी, वो 6 चीजें उनको मिल जाए, वो 6 परफेक्शंस मिल जाए सर। किसी भी व्यक्ति को
बुद्ध बनने के लिए या बुद्ध को खुद बुद्ध बनने के लिए 6 परफेक्शंस, 6 क्वालिटीज चाहिए थी। अपने पहले के जन्मों में इतने सारे जन्म महात्मा बुद्ध ने लिए, वो 6 परफेक्शंस को महात्मा बुद्ध प्राप्त कर रहे थे, लेकिन कोई ना कोई एक परफेक्शन छूट जाती थी, कोई ना कोई एक खासियत छूट जाती थी। वो परफेक्शंस पारामिता है। वो पारामिता यूपीएससी ने 2020 में पूछा। अब आप देख रहे हो जकार्ता स्टोरी से कैसे कनेक्ट हो रहा है, तो और डिटेल में भी अपन बात करेंगे। तो जकार्ता स्टोरीज बेसिकली मित्रों क्या है, आप लोग थोड़ा जकार्ता स्टोरीज को देखो। जकार्ता स्टोरीज रिकाउंटिंग द प्रीवियस लाइफ ऑफ गौतम सिद्धार्था बिफोर ही अटेंड एनलाइटनमेंट एंड बिकेम द बुद्धा। भाई साहब, बाकी की जानकारी गौतम सिद्धार्थ का, जो गौतम सिद्धार्थ के रूप में जन्म हुआ और गौतम सिद्धार्थ बने महात्मा बुद्ध, वो तो कहानी आप और मैं जानते हैं, हर किताब में दे रखी है। लेकिन उसके पहले के उनके बहुत सारे जन्म जकार्ता स्टोरीज में जानकारी मिलती है। ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए थे, इस बात की जानकारी मिलती है जकार्ता टेल्स के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ जकार्ता टेल्स बता दी जाए जिसमें महात्मा बुद्ध नॉन ह्यूमन फॉर्म में उनका जन्म हुआ। एक बड़ी पॉपुलर कहानी मिलती है, एक मंकी जकार्ता, एक बंदर राजा की। ध्यान से सुनिए इस बंदर राजा की कहानी, और यहां से बहुत सारी लर्निंग्स लीजिए। यहां से क्वेश्चन बनेंगे, कहानी से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, कहानी में जो सीख लोगे वहां से प्रश्न बनेंगे। तो एक मंकी जकार्ता अपन को जानकारी मिलती है, यानी कि एक स्टोरी है बंदर राजा के बारे में। तो एक गांव में एक राज्य होता था, उस राज्य के कब्जे में एक पूरा जंगल आता था। उस राज्य का एक राजा था। बंदर उस जंगल में रहते थे जो उस राज्य में आ रहे। अब बंदरों को इस बात का बड़ा डर था कि उन्होंने एक बहुत ज्यादा रसीले आम नाम के फ्रूट को डिस्कवर कर लिया है। आप देख भी सकते हो बंदर राजा के हाथ में आम है। तो उनको इस बात का डर था कि अगर राजा और उसके सैनिक को ये आम के बारे में पता लग गया और ये आम कहां मिलते हैं उसके बारे में पता लग गया, तो हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा और हम कभी भी इस फल को नहीं ले पाएंगे और हमें यहां से भागना भी पड़ेगा, क्योंकि पूरा इलाका तो मंत्री कैप्चर कर लेंगे, सैनिक कैप्चर कर लेंगे। तो ये बंदर राजा को बड़ा डर लगा। इसने अपनी पूरी सेना को यह आदेश दे दिया कि सारे के सारे आम तोड़ दो, कहीं एक जगह इकट्ठे कर लो। गलती से भी अगर सैनिकों ने आम को देख लिया और चख लिया, राजा के पास ले गए, तो राजा तो हमारा जीना दुश्वार कर देगा, हमें पूरे इलाका खाली करना पड़ेगा। बंदर पूरे लग गए, बंदर राजा की बात सुन के आम को तोड़ने लग गए। गलती से एक आम नीचे की तरफ गिर जाता है। कुछ समय बाद जब मंत्री आता है तो उसको आम दिख जाता है, राजा को वो टेस्ट कराता है। राजा कहता है क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। आपने सुना होगा आजकल ट्रेंड में चल रहा है वाह 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 वाह। तो राजा को मजा आ गया। राजा ने कहा जाओ खोजो उस जगह को जहां पे ये पूरे आम मिलेंगे। डिस्कवर कर ली उन्होंने जगह जहां पे ये बंदर रहते थे। अब बंदरों का पूरा जीवन संकट में था, बंदर राजा का जीवन बहुत संकट में था। बंदर राजा को राजा होने के तौर पे अपने धर्म का पालन करना बहुत जरूरी था। धर्म का पालन करते हुए पूरे बंदरों की पूरी प्रजा की रक्षा करना बड़ा जरूरी था। ये बंदरों का पेड़ है, बीच में नदी पड़ रही है बहुत छोटी, और दूसरी तरफ पार करके नदी से पूरे बंदरों को ले जाना था। लेकिन बंदरों को नदी पार कैसे कराई जाए? बंदर राजा तो नदी पे बड़ी छलांग लगा के दूसरी तरफ जाके अपने प्राणों को बचा सकता था, लेकिन बाकी की प्रजा जो बंदरी थे वो पूरी नहीं जा सकते थे, उनको तो सैनिक मार देते। तो बंदर राजा अब क्या करेगा, एक रस्सी बांधेगा इस साइड पेड़ पे जो नदी के इस किनारे है और दूसरे किनारे पे। रस्सी पड़ गई छोटी, तो बंदर राजा ने एक रस्सी बांधी उस शाखा पे नदी की दूसरी तरफ, और एक रस्सी बांध ली खुद की पेट पे और ऐसे पकड़ लिया दूसरी डाली को, और अब बंदर आ रहे हैं, चल रहे और पूरी नदी को क्रॉस कर रहे हैं। तो ये बंदर राजा की कहानी में ये बंदर राजा कंपेशन रखता है, दया का भाव रखता है, अपनी प्रजा के प्रति कमिट रहता है, प्रतिबद्ध रहता है। इस कहानी से आप ये सीख सकते हो कि नहीं सीख सकते हो? एथिकली, मोरली आपको अपनी प्रजा के प्रति लगाव रखना है, उनको बीच भंवर में छोड़ नहीं देना है। ये जकार्ता स्टोरी हमको ये बात बताती है कि नहीं बताती है? ये एक क्वालिटी है, एथिकल मोरल आप साउंड हो, एथिकली मोरली आप साउंडेड हो। समझ में आ रहा है? आप में दया का भाव हो, आप में करुणा का भाव हो। यह बुद्ध बनने की एक क्वालिटी थी, बाकी की 5 क्वालिटी और थी।
वो महात्मा बुद्ध गौतम सिद्धार्थ के जन्म में वो पूरी 6 क्वालिटी को अचीव करके बुद्ध बन जाएंगे, लेकिन किसी ना किसी जन्म में कुछ ना कुछ क्वालिटी रह जाती थी। तो जकाता स्टोरी कंपेशन, दया, एक आप में क्वालिटी होना चाहिए, तब आप बोधिसत्वा से बुद्ध बन पाओगे, इस बात की जानकारी देती है। तो टोटल 6 क्वालिटीज होना चाहिए। दाना, जेनरोसिटी, बहुत सारी दूसरी भी कहानी है जिसमें गोल्डन डियर होता था, वो अपने लोगों की रक्षा के लिए अपने गोल्डन फर को, जो कुछ एक होता था उसके पास, वो गोल्डन था तो सोने का था, उसने दे दिया शिकारी को ताकि दूसरे लोगों को बचा सके, और अपनी सबसे कीमती चीज देके उसने अपने लोगों की रक्षा करी। तो दया का भाव, करुणा का भाव, जेनरोसिटी का भाव एक होना चाहिए बुद्ध बनने के लिए। और इसी तरह से मित्रों, बाकी की 6 क्वालिटीज अगर आप में हैं, बाकी के 6 परफेक्शंस हैं, उन 6 परफेक्शंस को मिला के पारामिता कहा जाता है। तो अगर आपने पारामिता हासिल कर लिया, विच आर द 6 परफेक्शंस विच विल मेक यू अ बुद्धा, तो आप बुद्ध बन जाओगे बोधिसत्वा से। आप अभी रास्ते पे हो कि बुद्ध बनो, बोधिसत्वा हो, रास्ते पे हो, आप बुद्ध बन जाओगे। ये 6 परफेक्शंस अगर आपने हासिल कर ली। आप लोगों को मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं? यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको 6 क्वालिटी चाहिए। पेशेंस चाहिए, परसिवरेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, अच्छा गाइडेंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए। किसी ना किसी अटेम्प्ट में किसी चीज की कमी रह गई तो एस्पिरेंट रह गए, आईएएस ऑफिसर नहीं बन पाए, और किसी अटेम्प्ट में 6 की 6 आपने परफेक्शंस हासिल कर ली, एस्पिरेंट से आईएएस ऑफिसर बन गए। तो ये 6 परफेक्शंस अगर आपने हासिल कर ली, पारामिता आपने हासिल कर ली, तो आप बन जाओगे बुद्धा। अब ये पूरे डिस्कशन करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव मित्रों आप लोग देख सकते हो, ठीक है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोग थोड़ा सा देखने की कोशिश करें यहां पे। जस्ट ए सेकेंड। मैं आपको वो क्वेश्चन दिखा रहा हूं जो पूछा गया था यूपीएससी में। अब जैसे ये यूपीएससी के प्रीलिम्स के 2020 के क्वेश्चन में पूछा गया था, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री, जहां तक भारत के सांस्कृतिक इतिहास की बात है, आपको बताना है कि पारामिता का सबसे बढ़िया एक्सप्लेनेशन क्या है। द अर्लीस्ट धर्मशास्त्र टेक्स्ट धर्मशास्त्र से रिलेटेड नहीं है। फिलोसॉफिकल स्कूल जो बोलता था वैदिक अथॉरिटी को एक्सेप्ट मत करो, नहीं भैया, पारामिता का मतलब वैदिक अथॉरिटी से लेना देना नहीं था। परफेक्शंस हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्वा पार्ट, ऐसी परफेक्शंस जो बोधिसत्वा फॉलो करके बुद्ध की तरफ बढ़ेगा, वही तो 6 एट्रीब्यूट्स होते थे आपके पारामिता। तो अगर आप एक माइंड मैप बनाने की कोशिश करोगे आज के लेक्चर से, तो हम पढ़ रहे हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर, और बुद्धिस्ट लिटरेचर में आते हैं कैनोनिकल टेक्स्ट यानी कि विहित ग्रंथ। उसमें एक आता है सुत्त पिटाका। उस सुत्त पिटाका में 5 निकाय हैं, जिसमें से एक है खुदा का निकाया। उस खुदा का निकाया में आपको 15 बुक्स में से एक देखने को मिलेगी जकाता स्टोरीज, जो महात्मा बुद्ध की प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड है, एथिकली और मोरली चीज से रिलेटेड है। उस जकाता स्टोरीज में अगर कोई बोधिसत्व बुद्ध बनना चाहता है तो उसमें 5-6 परफेक्शन होना चाहिए, जिसको पारामिता बोलते हो। ये अप्रोच से आपको लर्न करना होगा, क्योंकि अभी तो यूपीएससी ने डायरेक्टली पूछा आपसे पारामिता का मतलब क्या होता है। हो सकता है पूछ ले किसका पार्ट है, बुद्धिज्म में भी किसका पार्ट है, कैनोनिकल का है, सुत्त पिटाका का है, खुदा का निकाया का है, जकाता स्टोरीज का है, कुछ भी पूछा जा सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये अप्रोच आप लोगों का होगा तो फिर आपको ये पारामिता शब्द 2020 के एग्जाम में परेशान नहीं करता। तो जकाता स्टोरीज में वो पारामिता यानी कि 6 परफेक्शंस की भी चर्चा की गई है, जिससे कोई भी बोधिसत्व बुद्ध बन सकता है। समझ में आई मेरी बात आपको? और ये जकाता स्टोरीज की मैंने बता दी है, प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड है, एनिमल और ह्यूमन फॉर्म दोनों में। ये कुछ मैंने आपको स्टोरीज बताई है ना, ये
पारमिता का मतलब उन अलग अलग विशेषताओं से है जिन्हें हासिल करके एक व्यक्ति निर्वाण प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ सकता है। यह भी मैंने आपको बताया। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, ये सैंपल क्वेश्चन है। इन बुद्धिज्म द जकाता टेल्स सर्विस मोरल एंड स्पिरिचुअल टीचिंग्स विच ऑफ द स्टेटमेंट इज एक्यूरेट। जकाता स्टोरीज का मतलब क्या है? ये एक ऐसी स्टोरी है जो फोकस करती है राजनीतिक और आर्थिक इतिहास पे? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं है। ये ऐसी है जो कि एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में बताती हैं। इसको अपन डाउट में रख सकते हैं। जकाता टेल्स हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में है? नहीं, ऐतिहासिक घटना कहाँ आई है इसमें। ऐसी स्टोरीज हैं जो अनरिलेटेड है एनलाइटनमेंट से? ये तो रिलेटेड है ना एनलाइटनमेंट से, अनरिलेटेड का है। तो अपना आंसर हो जाएगा एथिकल प्रिंसिपल्स से जुड़े जो नैरेटिव्स हैं वो आपके जकाता टेल्स हैं। और ये हुआ तो है एथिकल। वो मंकी ने एक प्रकार से, जो बंदर राजा था, उसने अपनी मॉरलिटी का परिचय दिया कि नहीं दिया, और फिर कैसे वो लोगों को सेव कर रहा था, अपने लोगों को। तो जकाता स्टोरी के बारे में ये सही हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अगर अपन दोबारा आए तो ये अपना जो आपने पढ़ा कि जो पूरा सुत्त पिटक है उसको अपन निकाय में डिवाइड कर सकते हैं। दीघा, माजीमा, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदा का निकाया। इस खुदा का निकाया में आपकी जकाता टेल्स आती हैं और उसमें 6 परफेक्शंस पारामितास की बात की गई है। और क्या है? अभी अपन सुत्त पिटक की डील करेंगे। और क्या है? और मित्रों, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। मैं क्या करने वाला हूं कि मैं एक है ना फ्री स्पेशल क्लास कंडक्ट करने वाला हूं। 8:30 बजे है, ये लाइव क्लास होगी। अभी आप जो पढ़ रहे हो उससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको लाइव सॉल्व करवाने वाला हूं, फिलोसॉफी स्कूल्स से रिलेटेड एमसीक्यूज और कॉन्सेप्ट बुद्धिज्म के। तो ये 8:30 बजे आप फ्री स्पेशल क्लास, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। 3 मैं आपसे बात बोल रहा हूं। एक तो आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग करके, उसका लिंक है। यूसीएससी का टेस्ट आपको 17 तारीख को देना है, को लाइव फ्री क्लास अटेंड करनी है। देखते हैं किसमें कितना एकदम आप लोग आज जो सीख रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। ओके, अब अपन दोबारा से उसी स्लाइड पे आते हैं जो अपनी स्लाइड थी। ये देखो, अभी अपन सुत्त पिटाका पढ़ रहे हैं। दीघा, माजीमा, संयुक्त, अंगुत्तर और खुदा का निकाय अपना हो चुका है, जिसमें अपन ने जकाता टेल्स देखी है। टोटल 15 बुक्स हैं जिसमें पारामिता का कॉन्सेप्ट है। एक और कॉन्सेप्ट आता है, एक और कॉन्सेप्ट आता है इसमें, निदान कथा। ठीक है, एक और इसमें निदान कथा करके कॉन्सेप्ट आता है जो एक बुद्धिस्ट वो ही है। जैसे आप देखोगे ना यहां पे, गिव मी अ मिनट, जैसे ये आप स्लाइड देखिए तो ये निदान कथा आपको दिख रहा होगा, जो कि एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है। लेकिन इस निदान कथा का कनेक्शन है जकाता टेल्स से। मैं आपको समझाता हूं निदान कथा बेसिकली क्या है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पारामिता के बारे में पूछा गया, वैसे निदान कथा के बारे में भी तो पूछा जा सकता है कि भारत के प्राचीन कल्चरल हिस्ट्री के हिसाब से क्या आपको लगता है कि निदान कथा का मतलब है। देखो, निदान कथा का मतलब कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको मान लो 6 क्वालिटी चाहिए। उसमें से एक क्वालिटी है कि आपके प्रीलिम्स में कम से कम क्वेश्चन गलत हो। एक क्वालिटी आपको जो डेवलप करनी है आउट ऑफ द 6 क्वालिटी, एक क्वालिटी जो आपको यूपीएससी को क्रैक करने के लिए डेवलप करनी है, वो ये है कि आपके मिनिमम क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में रॉन्ग हो, गलत हो। अब आप बहुत सारे कारणों के चलते प्रश्न को गलत कर सकते थे। एक क्वालिटी ये चाहिए आपको। हो सकता है आप ठीक से क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हो, टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस नहीं की हो, टीचर की बात को नहीं सुन रहे हो, अलग अलग कारण हो सकते हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाता हूं। लेकिन आपको जो एक क्वालिटी चाहिए 6 में से यूपीएससी क्रैक करने के लिए कि आपके प्रीलिम्स में मिनिमम क्वेश्चन कम हो, ये क्वालिटी डेवलप कैसे हुई, इसका कॉज क्या है? वो कॉज निदान कथा है। समझ में आ रहा है आपको? सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो जकाता टेल्स में आपको 6 परफेक्शंस चाहिए, तभी बोधिसत्व बुद्ध बनेगा। 6 परफेक्शंस। तो 6 परफेक्शंस का अटेनमेंट आप चाहते हो कि वो आपको 6 खासियत मिल जाए।
उसमें से एक थी, जैसे बंदर राजा में दया का भाव होना जरूरी था। उन 6 परफेक्शंस में से एक तो बंदर राजा में था, दूसरों के लिए दया हो, कंपैशन हो। वो कैसे डेवलप हुई उसमें, क्यों डेवलप हुई उसमें, क्यों उसने वो एक्ट किया जेनरोसिटी का, बंदर राजा ने क्यों उसने अपने आप को इतनी तकलीफ दी कि रस्सी बांधी और खुद नदी के ऊपर छलांग लगाया और फिर अपने पेट से रस्सी बांध के दूसरे लोगों को पार करा रहा है। वो एक्ट ऑफ जेनरोसिटी था, उसका कारण निदान कथा है। मुझे पता है कि आप लोगों को ये दर्शन वाले पार्ट को इस तरह से समझने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, इसलिए मैं सरल एग्जाम्पल दे रहा हूं। और आप चिंता मत करिए, अपने पास पीपीटी भी है निदान कथा को समझने के लिए। निदान कथा कनेक्टेड स्टोरी है, ये स्टोरी है कॉजेस की। निदान कथा प्रेजेंट्स द बैकग्राउंड स्टोरी ऑफ द कॉजुअल एक्सप्लेनेशन। कॉजुअल एक्सप्लेनेशन, क्या कॉज है जिसके चलते वो एक्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल, इफ द जकाता स्टोरी इलस्ट्रेट द बोधिसत्वा एक्ट ऑफ जेनरोसिटी, द निदान कथा माइट एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस दैट प्रमोटेड सच जेनरोसिटी। अगर आपको जकाता स्टोरी में देखने को मिल रहा है कि एक बोधिसत्वा ने जेनरोसिटी मतलब दया का एक्ट किया, तो निदान कथा एक्सप्लेन करेगी उसने ये दया का एक्ट क्यों किया। हिंदी में लिखा हुआ है बंदर राजा कथा में जो बंदर ने जेनरोसिटी का एक्ट किया और बाकी बंदरों को नदी पार कराई, वो उसका एक्शन था। लेकिन उस एक्शन को करने के पीछे का कारण कॉजुअल एक्सप्लेनेशन ही निदान कथा है। यूपीएससी में आपने प्रीलिम्स में कम से कम क्वेश्चन गलत किए। क्या कॉज है, हो सकता है इसके पीछे का कॉज वो आपकी एक परफेक्शन है, वो आपकी पारमिता है, लेकिन आप गलत क्यों कर रहे हो, उसके पीछे का कॉज शायद एक हो सकता है कि भाई आपने टेस्ट सीरीज बहुत प्रैक्टिस करके पहले इतनी गलतियां कर ली हो, आपने यूसीएससी का टेस्ट पहले ही अटेंड कर लिया हो, वहां से आपने अपनी गलतियों को सीख लिया हो 6 महीने पहले ही एक्चुअल एग्जाम से, तो यूसीएससी का टेस्ट अटेंड करने के बाद आपने एक स्कॉलरशिप को भी जीत लिया, और स्कॉलरशिप को जीतने के बाद आपने भाई साहब बढ़िया तरह से प्रिपरेशन टॉप एजुकेटर्स की गाइडेंस में फ्री चालू कर दिया। वो शायद कारण हो सकता है कि प्रीलिम्स के एग्जाम में आपके नंबर कम हुए हो, तो वो कारण ही निदान कथा है। समझ में आई मेरी बात आपको कि नहीं? आई होप आप लोगों को, क्योंकि मैं थोड़ी व्यवहारिक लैंग्वेज में ही समझा रहा हूं और आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे आपको क्लियर हो रहा होगा। देखो कितने नए वर्ड सीखे अपन ने, कैनोनिकल टेक्स्ट, सुत्त पिटाका, इतने सारे निकाय, उसमें जकाता टेल्स हैं, उसमें पारामीता 6 परफेक्शंस हैं, जकाता टेल्स प्रीवियस लाइफ के बारे में बताती हैं। वो 6 परफेक्शंस को जो एक्ट किया जा रहा है, उस एक्ट के पीछे का कारण निदान कथा है। समझ में आई मेरी बात आपको कि नहीं? भाई साहब बाकी के लेक्चर भी अगर आप चाहते हैं इस सीरीज से जुड़े, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताइएगा कि आपको ये सीरीज हेल्प कर रही है कि नहीं, ये लेक्चर हेल्प कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपका पॉजिटिव फीडबैक रहा तो और भी लेक्चर लाएंगे। अब खुदा का निकाय में एक आता है थेरा गाथा और थेरी गाथा। बहुत सिंपल है थेरा गाथा और थेरी गाथा। थेरा गाथा का मतलब है कोई बुद्धिस्ट मंक, उसके सॉन्ग्स या पोएम्स वो थेरा गाथा है, और थेरी गाथा किसी वुमेन मंक, या वुमेन मंक मतलब कोई बुद्धिस्ट भिकुनी है या बुद्धिस्ट नन है, उनके जो पोएम्स और सॉन्ग्स हैं वो थेरी गाथा है। ज्यादा इसमें आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। आप देख सकते हैं कि पीपीटी में भी मैंने ये लिख रखा है कि थेरा गाथा और थेरी गाथा क्या है, बुद्धिस्ट मंक्स और नन्स की सॉन्ग्स है। इनफैक्ट जब आप एनसीईआरटी को खोल के देखोगे तो एक पोयम या एक स्टोरी आपको वहां पे एक थेरी गाथा देखने को मिलेगी। एक बुद्धिस्ट नन हुआ करती थी या बुद्धिज्म को प्रैक्टिस करने वाली महिला थी जिनका नाम था पूना। तो वो पूना की कहानी है, एक ब्राह्मण से उनका डिस्कोर्स चलता है, एनसीईआरटी में दे रखा है कि एक बार पूना करके महिला हुआ करती थी, बुद्धिज्म को मानती थी। एक बार वो नदी किनारे गई, वहां पे एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, तो ब्राह्मण को देखा और उन्होंने पूछा कि भाई साहब मैं इतनी सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में इस इतने कोल्ड वाटर में इसलिए पानी लेने के लिए आई हूं क्योंकि मैं एक निम्न जाति की महिला हूं, और अगर मैं पानी भर के नहीं ले जाऊंगी तो एक ऊपरी जाति की महिला मुझ पे चिल्लाएगी। तो मेरी तो मजबूरी है कि मैं पानी कलेक्ट करने के लिए इस रिवर से आई। आपकी क्या मजबूरी है ब्राह्मण कि आप किस डर से इतनी सुबह सुबह कड़ाके की ठंड में यहां पे स्नान कर रहे हैं? मेरी तो मजबूरी है। तो ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं इसलिए स्नान कर रहा हूं क्योंकि
पानी के स्नान करने से एक व्यक्ति के पाप दूर हो जाते हैं। तो फिर पूना जो एक बुद्धिस्ट नन थी, मतलब उसकी तरफ अग्रसर ही, वो बोलती हैं कि जिसने भी आपको ये बोला है कि सुबह सुबह इस तरह से आप स्नान करोगे तो आपको अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी, वो गलत बोल रहा है। क्योंकि इस लॉजिक से तो जितनी भी क्रोकोडाइल्स होते हैं, जितने भी वाटर एनिमल्स होते हैं, जितने भी वाटर स्नेक्स होते हैं, उन्होंने तो कभी पाप किए ही नहीं है। तो आपसे जो भी बोल रहा है ये बात, वो गलत बोल रहा है। इनफैक्ट आपको उस डर को एलिमिनेट करना चाहिए, उन कामों को एलिमिनेट करना चाहिए, उन पापों को एलिमिनेट करना चाहिए जिसके डर से आप इतनी कड़ाके की ठंड में आए। तो उस महिला का क्या इंटेलेक्ट रहा होगा, आप सोचिए। तो ये थेरी गाथा इस तरह से आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगी। और जो आपका खुदा का निकाया है, उसमें जो 4 बुक्स मैंने आपको बताई, एक जकाता स्टोरी है, थेरी गाथा, थेरा गाथा, और एक है धम्मपदा, ये महात्मा बुद्ध से जुड़ी एथिकल सेइंग्स से रिलेटेड है। तो धम्मपदा इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर, इतना आपको याद रखना है। तो ये मित्रों पूरा आपका सुत्त पिटाका है, ठीक है। इसमें महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स, महात्मा बुद्ध के डिस्कोर्सेस, महात्मा बुद्ध की स्टोरीज, प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड जकाता स्टोरीज में आती हैं। इसमें पारामिता भी आता है, पारामिता मतलब परफेक्शंस होता है, जो मैंने आपको बताया। इसमें निदान कथा भी आता है, जो उस परफेक्शंस या उस परफेक्शन के एक्ट के पीछे का कारण बताता है, कॉजल रिलेशनशिप ड्रॉ करता है। ये तो सुत्त पिटक के बारे में है। अब हमें डिस्कशन करना है मित्रों विनय पिटाका, और इसमें भी बहुत सारे, और अभी तो ये तो पूरा कैनोनिकल लिटरेचर है, ये विनय पिटाका, अभिधम्म पिटाका भी अपन को डिस्कस करना है। और उसके बाद जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है, दीपवामसा, महावामसा, बुद्ध चरित्रा, ठीक है, ये सारे भी तो डिस्कस करने जो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखोगे तो अपने पास नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट भी तो आते हैं। ये तो अभी विनय पिटाका, अभिधम्म पिटाका है, फिर ये भी तो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है ना, पाली और संस्कृत भाषा में, ये भी अपन को देखना है। तो इसी का पार्ट 2 आप लोगों के लिए मैं कंटिन्यू करूंगा, उसमें आपको बाकी के टेक्स्ट देखने को मिलेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि जो मैंने आपसे टॉपिक एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वगैरह बताए, उनसे रिलेटेड भी जो अतरंगी सवाल आ रहे हैं उनके ऊपर भी जल्दी वीडियो लाऊं। मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे आप लोगों में से सिविल सर्विस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, अभी से एनरोल कर लो। कुछ अनअकैडमी ने आप लोगों के लिए वहाँ पे चीज़ें भी ऑर्गेनाइज करी हुई हैं, कुछ अमेजन गिफ्ट वाउचर्स भी आपको मिलेंगे अगर आप अर्ली एनरोल करोगे तो। और ये पूरी पीपीटी अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये अपलोड आपको मिल जाएगी हालांकि, ओके। और एक और इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा, जस्ट ए सेकेंड, कि अनअकैडमी पे मित्रों आपके रफ्तार बैच की शुरुआत हो चुकी है। रफ्तार बैच बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के अभ्यर्थियों के लिए एक बैच डिज़ाइन किया है। 2024 के लिए जितने भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए रफ्तार बैच आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है। उसकी लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, और उसमें आपको फास्ट ट्रैक प्रिपरेशन 2024 के लिए कराई जाएगी, तो आप उसमें भी इनरोल कर सकते हो अनुज यूपीएससी कोड का प्रयोग करके। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.